गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शेर श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में लास्ट जो अपना टॉपिक था वो था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले अपन ने दो टाइप पढ़े हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसमें अपन पढ़ रहे थे कि जब जो एस डैश फ्रेम होगी वो एस के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में गतिमान होगी। जो इसमें सबसे पहले अपन ने ए और बी टॉपिक पढ़ा है। इसी का पहला था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड बी वाला अपन ने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये जो पोजीशन की जो अपने पास इक्वेशन आई थी वो थी आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी, जो अपन प्रीवियस क्लास में अपन ने लिखा था इक्वेशन फर्स्ट, और डिस्प्लेसमेंट था वो अपना आया था डी डैश इक्वल टू डी। अभी अपन पढ़ेंगे सी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। तो इसके लिए सबसे पहले जैसा कि एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में गतिमान थी, तो जो पार्टिकल पहले एस फ्रेम में था वही एस डैश फ्रेम में है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये डायग्राम जो प्रीवियस क्लास में भी अपन ने बनाया था सेम वही डायग्राम रहेगा। ये एस फ्रेम, मूल बिंदु O, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब अपन ने क्या पढ़ा, एस डैश फ्रेम दूसरी, तो ये एस डैश फ्रेम जिसका अक्ष एक्स डैश, ये वाला कोऑर्डिनेट वाई डैश और ये वाला जेड डैश। यहाँ पे इसका मूल बिंदु O डैश, ये एस फ्रेम का है ऑब्जर्वर, यहाँ पर एस डैश का ऑब्जर्वर O डैश, इसको लिखा मैंने एस डैश फ्रेम। अब बात आती है ट्रांसफॉर्म, मतलब कि रूपांतरण कर रहे हैं अपन, रूपांतरण समीकरण पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि कोई बिंदु P है, कण, या इसके निर्देशांक S फ्रेम में अपन लिखते हैं अक्ष Y Z T। अब S फ्रेम में है, ये S डैश फ्रेम में अपन ने क्या कहा, धनात्मक अक्ष दिशा, तो धनात्मक अक्ष इधर 0 के और इधर होती तो ऋणात्मक अक्ष दिशा। इसी भी जो कण या पिंड यहाँ बिंदु P पर है उसी के निर्देशांक अपन पढ़ेंगे इस ऑब्जर्वर के लिए जो ये यहाँ से शो करेगा। तो इसके जो निर्देशांक होंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। क्योंकि एस डैश पहले भी अपन ने करा है, हमेशा जो एस फ्रेम में है एक्स वाई जेड टी से लिखते हैं, एस डैश में उनको एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश से लिखते हैं। ये इसका स्थिति सदिश आर, ये क्या है, कण के निर्देशांक एस फ्रेम में, तो एस फ्रेम में इसका जो स्थिति निर्देशांक वो क्या है, स्मॉल आर है। वही जब एस डैश का लिखेंगे तो आर डैश। अब बात आती है कि इतने समय में ये विस्थापन है, जब ये अक्ष दिशा में गतिमान है तो ये ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक, तो ये विस्थापन सदिश क्या है, वी टी। अपन ने क्या माना है कि जब अपन ने ये पोजीशन वाला स्टार्ट किया था, पोजीशन वाला वेक्टर निकाला था, तब अपन ने बोला था कि एस डैश फ्रेम है वो एस के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में एक अचर या नियत वेग v से गतिमान है। तो ये अचर वेग v, ये समय t में जितना इसका विस्थापन हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन सदिश हो गया। तो अब इसी के लिए यही डायग्राम अपने पहला था, आपके पास बना हुआ है, फिर से देख लीजिएगा उसी को। तो अब अपन निकालेंगे वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी लेते हैं अपन स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन लेते हैं। तो जब P का स्थिति सदिश R, P का स्थिति सदिश क्या है, R है, समय
t का फलन होता है, समय t का फलन होता है, तो देखो t का फलन होता है, वेलोसिटी निकालनी है तो किससे निकालेंगे? समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिएगा बच्चों, जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से r डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी से, तो क्या लिखेंगे इसको? डी आर डैश अपॉन डी टी। आर डैश था समय के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी, अब क्या है इधर? आर है ओनली, तो आर अपॉन डी टी माइनस, अब देखो डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या है? वी टी। अब देखो इसका करेंगे तो डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ये तो नियत वेग है, तो डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस, ये इसका 1 डी टी अपॉन डी टी, तो बचा क्या? v, जो s डैश फ्रेम है, s के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में नियत वेग v से, ये देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं v, नियत या अचर वेग। ठीक है, तो अब देखो s डैश फ्रेम में इसको क्या लिखते हैं? मैंने देखो स्टार्टिंग से बोला है कि जो वेलोसिटी है उसको अपन ने किससे लिखा है? u से, स्मॉल u से। तो s डैश फ्रेम में है। इससे पहले देखो यहाँ भी डी आर डैश अपॉन डी टी, यहाँ भी डी आर अपॉन डी टी। तो सबसे पहले क्या होगा कि गैलीलियन रूपांतरण में अपन ने क्या लिया था कि समय निश्चल रहता है, तो अपन लिखेंगे चूंकि, देखिएगा मैं इसके आगे का यहाँ कर रही हूँ, चूंकि गैलीलियन रूपांतरण में समय निश्चल रहता है, समय निश्चल रहता है, तो क्या लिखेंगे? t बराबर t डैश किया तो यहाँ पर dt बराबर dt डैश। अब इस वैल्यू को कहाँ लिखेंगे? इस वाली इक्वेशन में। तो देखो अपनी समीकरण जो पढ़ी थी लास्ट में, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी वो थी समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पर इसको लिखोगे समीकरण 7, इक्वेशन नंबर है, प्रीवियस क्लास में देख लेना और खुद के अकॉर्डिंग भी नंबरिंग कर सकते हो आप। तो इसको लिखेंगे, तो इसको क्या लिखा? इक्वेशन नंबर 8। अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन 8 को 7 में पुट करने पर, तो लिखोगे इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में रखने पर, देखो 7 में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है? देखो इजी वे में क्या होगा? इसको डी टी डैश लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है, तो इसी को डी टी डैश लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे इसको? डी आर डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस v। अब देखिएगा पहले जो किया था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, अपन ने यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज नहीं किया है, जो s था वो s ही है, s डैश है वो s डैश है, ना इनके कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया है। तो पहले भी अपन ने क्या, s डैश में जब वेलोसिटी को लिखते हैं तो स्मॉल u, तो अब s डैश में है तो ये क्या होगी? u डैश, ये s में है तो ये क्या होगी? u, और ये अपना अचर वेग है ही, नियत वेग, जिसमें जो s डैश फ्रेम है वो s के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में नियत वेग v से गतिमान है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी अपनी? इसको लिखेंगे u डैश, तो u डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या u और ये कैपिटल v, ये आई अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन। इसे लिखेंगे, देखो 7, 8 और ये हुई इक्वेशन
9। अब देखो स्थिति क्या है, वीटी से चेंज हुई है, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस और एस डैश में सेम है। ये आया है आपका वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में भी क्या है, अचर या निश्चल नहीं है, ये वी से चेंज हो रही है। मतलब कि एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी है, कण या पिंड का वेग है, वो किससे, माइनस वी है। तो जिस नियत वेग से गतिमान है उस वी वेग से कमी हो रही है इसके वेलोसिटी में। तो यहाँ पर सी अपनी जो इक्वेशन आई है इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, जो किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो ये वेलोसिटी के लिए जब लिखते हैं तो ये इक्वेशन आई है u डैश इक्वल टू u माइनस वी। देखो लास्ट में इसको लिखा था समीकरण नंबर 6, ये 6 थी तो इसको 6 लिखा है मैंने और इसको लिखा है 9। लास्ट वाली जो इक्वेशन है वो इसलिए कि सब एक साथ देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, स्थिति का, विस्थापन का, वेग का, त्वरण का और बल की इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो स्थिति की आ गई है, विस्थापन की आ गई है, वेग की आ गई है। अब देखो अपन करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन। देखो डायग्राम चेंज नहीं होगा क्योंकि अपन क्या करें, पांचों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने को इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालने हैं। अभी तो अपन पुट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं इसको एस डैश, जब एस के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में, मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन ले रहे हैं। आगे जो टॉपिक आएगा उसमें क्या होगा, ये तो समांतर तो है अक्ष एस और एस डैश फ्रेम, लेकिन जब जो कण या पिंड है वो किसी भी दिशा में गतिमान होगा तो इसका डी पॉइंट पढ़ते हैं अपन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन, त्वरण के लिए। देखो त्वरण क्या होता है, वेग क्या लिया था, स्थिति का, समय के सापेक्ष अवकलन परिवर्तन। अब क्या एक्सीलरेशन अपने को पता है, स्मॉल ए बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। तो यहाँ पर अपना वेलोसिटी क्या है, u से, तो a इक्वल टू du अपॉन dt। तो अपन लिखेंगे समीकरण 9 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिएगा बच्चों, जब समीकरण 9 का करेंगे तो इसका लिखेंगे, तो डी यू डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू यू, तो डी यू अपॉन डी टी और माइनस डी अपॉन डी टी, ये क्या है, वी। अब अपने को पता है v क्या है, नियत है, अचर है। नियत का अवकलन क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ लिखेंगे अपन, चूँकि v क्या है, नियत है, अतः dv अपॉन dt इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, डी यू डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी। ये वैल्यू क्या हो गई अपनी, 0। ये 0 हो गई तो ये क्या बचा। अब देखो जैसा कि एक्सीलरेशन को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। यहाँ पर जब इसको अपन सॉल्व करेंगे देखेंगे तो वही, ये देखो क्या है, डी टी डी यू डैश अपॉन डी टी, यहाँ भी डी टी, वही गैलीलियन रूपांतरण में समय क्या है, निश्चल राशि है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी डैश बराबर टी, तो उससे क्या होगा, डी टी डैश बराबर डी टी। जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी यू डैश अपॉन डी टी डैश बराबर, देखो वहाँ वेलोसिटी में अपन ने इसको अलग से फाइंड आउट कर दिया था, इक्वेशन 8 जो लिखा था। तो यहाँ पर बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिपीट नहीं करना है, बस अपने को पता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, समय निश्चित रहता है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कौन से पार्टिकल्स के लिए, जिनका वेग है प्रकाश के वेग c की तुलना में अल्प होता है, उनके लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखेंगे, डी यू डैश अपॉन डी टी डैश बराबर
du अपॉन dt। अब अपने को पता है एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, स्मॉल a से लिखते हैं। ये जब s डैश फ्रेम का है तो इसको क्या लिखेंगे, a डैश, और ये s फ्रेम का है तो इसको क्या लिखेंगे, a। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, a डैश बराबर a। इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 10। देखो त्वरण की भी इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अब देखो स्थिति का जो थी वो vt से चेंज थी, विस्थापन सेम था, वेलोसिटी कम हो रही थी, त्वरण क्या है वो भी निश्चर है, a डैश बराबर a। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक्सीलरेशन क्या है अपना, a डैश बराबर a। इसे लिखा मैंने समीकरण नंबर 10, इक्वेशन 10। अब देखिएगा इनको साथ में लिखने से क्या है, अपने को लास्ट में जो रिजल्ट होता है उसको क्लैरिफाई इजीली कर पाते हैं कि कौन सा निश्चल है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में और कौन सा चेंज होता है। आगे अपन लिखते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फोर्स, बल का रूपांतरण समीकरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसको लिखते हैं ई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फोर्स। अब बताओ, देखो सबको पता है बच्चों, फोर्स क्या लिखते हैं, F बराबर ma लिखते हैं। तो अब देखो ये देखो स्थिति से विस्थापन, जब पार्टिकल की स्थिति चेंज हुई थी, वेग से क्या, वेग किससे निकला, स्थिति से, त्वरण किससे निकला, वेग से। अब पता है अपने को, इजी गोइंग में अपन क्या पढ़ते हैं, F बराबर ma, सबको पता है अपने को। तो अब ma कब बनेगा, ये फोर्स है, बल पढ़ रहे हैं, तो ये कब बढ़ेगा, जब समीकरण 10 को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्मॉल m से गुणा करेंगे। तो समीकरण 10 में 10 को दोनों ओर स्मॉल m से गुणा करने पर स्मॉल m से गुणा करेंगे तो m a डैश बराबर m a। इसको किस से लिख सकते हैं, f डैश से, और इसको लिखा f से। ये क्या है, f बराबर m a, बल होता है तो m a डैश तो हो जाएगा f डैश। ये क्या है, s डैश में बल, s डैश फ्रेम में, और ये वाला किस में होगा, s फ्रेम में। तो S डैश फ्रेम में कण के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या है, m a डैश, और S में कण या पिंड के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या है, F। इसे लिखा इक्वेशन नंबर 11। अब देखिएगा यहाँ पर मैं जब E पॉइंट अपन ने किया है फोर्स के लिए, तो मैं इसको लिखती हूँ F डैश बराबर F, ये आई इक्वेशन नंबर 11। अब देखो स्टार्टिंग से, सबसे पहले स्थिति किससे चेंज हुई, vt से, विस्थापन सेम रहता है, वेलोसिटी चेंज है, एक्सीलरेशन सेम है और बल सेम है। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में विस्थापन, त्वरण व बल निश्चल राशियां हैं, जबकि स्थिति व वेग है वो निश्चल राशियां नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो कहा जाएगा, आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, या तो कहा जाएगा कि एस डैश फ्रेम जो एक्स के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में गतिमान है, तो स्थिति, विस्थापन, वेग, बल व त्वरण के समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा क्या कहेगा, इसी क्वेश्चन को अगर घुमाएगा तो वो बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में विस्थापन, त्वरण व बल निश्चल राशियां हैं। तो इसके लिए अगर निश्चल कह दिया है तो अब पता है कि विस्थापन तो निकलेगा, किससे निकलेगा, पहले पोजीशन निकालोगे, त्वरण है वो वेलोसिटी से। तो बोला तो उसने ये है कि विस्थापन, त्वरण और बल निश्चल राशि, और निकालना क्या है, पांचों को निकाल के प्रूव करना होगा, ऐसा पूरा इक्वेशन नंबर 11 तक। और फिर तुम लिखोगे हाँ ये क्या है, प्रूफ है तुम्हारी इक्वेशन का जो डेरिवेशन कर रहे हो, उसके बाद इसका प्रूफ दे पाओगे। अब देखो एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल नोट देखो, अगर अपन क्या लिख रहे हैं, ये कण P है,
पहले एस फ्रेम में फिर एस डैश फ्रेम में। अगर अपन ने कहा, अगर ये माना जाए कि एस फ्रेम में कण के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल F शून्य है, एस फ्रेम में कण या पिंड के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल, अनुभव किया जाने वाला बल शून्य, मतलब क्या है, F है वो शून्य है, तो क्या होगा, जब इस कण पर यहाँ पर बल शून्य है तो यहाँ भी एस डैश में भी, क्योंकि ये इसी के सापेक्ष तो जा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, शून्य। तो एस डैश फ्रेम में भी कण या पिंड के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल, अनुभव किया जाने वाला बल जाने वाला बल शून्य होगा। अब देखो एस फ्रेम में तो क्या था, एफ था, यहाँ पर क्या है एस डैश में एफ डैश। जब एफ डैश बराबर 0 होगा मतलब कि एम ए डैश बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब अपने को पता है द्रव्यमान उसका जो वजन है वो तो कभी शून्य नहीं हो सकता, तो शून्य क्या होगा, उसका त्वरण शून्य होगा। ये ए शून्य है तो v क्या है, नियत है। इससे क्या प्रूफ होता है, देखो एस में बल शून्य है तो एस डैश में भी शून्य होगा, तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। त्वरण 0 कब क्या होता है, त्वरण क्या होता है, dv/dt होता है। तो v जब नियत होगा, क्योंकि v का अवकलन ही क्या होता है, अपना एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी का, तो क्या होता है ये 0 होगा, तो मतलब v भी क्या है, नियत। मतलब कि अगर s में कण नियत है तो यहाँ भी क्या होगा, नियत। तो इसका मतलब ये हुआ कि s डैश तंत्र है वो एक समवेग से गतिमान है। अपन ने क्या लिया, v इक्वल टू नियत है, मतलब वो वेग क्या है, अचर है, नियत या समवेग से। और s फ्रेम में क्या लिया था अपन ने, जड़त्व निर्देश तंत्र। अतः S जब जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो भी क्या होता है, जड़त्वीय ही होता है। लेकिन देखना मेन कंडीशन इसकी, अचर वेग भी कह सकता है, नियत वेग भी कह सकता है या समवेग भी कहता है। पहले मैंने दोनों क्वेश्चन बताए तुम्हें किस टाइप से पूछा। तीसरा, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो ये कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिमान निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। वो ये नहीं कहेगा कि स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र, स्थिर जड़त्वीय निर्देश एक ही लगाएगा कि स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिमान नियत वेग से गतिमान या समवेग से गतिमान या अचल वेग से गतिमान निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसमें दो इक्वेशन थी, वो अपन ने पहले फाइंड आउट की थी, पोजीशन की एंड डिस्प्लेसमेंट की। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को अपन ने अब किया है। यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो एक केस की, जबकि जो एस डैश फ्रेम है वो एस के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में गतिमान होती है, कंप्लीट होती है। अब देखिएगा, जैसे पहले भी मैंने बताया था, कंपोनेंट फॉर्म मैंने यहाँ नहीं लिखी है, कंपोनेंट फॉर्म वही सेम रहेगी। आर डैश को किससे लिखोगे, आयोटा एक्स डैश प्लस जे वाई डैश प्लस के केप जेड डैश। जैसा कि पहले बताया था, आर को क्या लिखोगे, आयोटा एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। वही जब v आता है तो उसको क्या लिखोगे, आयोटा वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड। और वही जब फोर्स के लिए लिखोगे तो आयोटा एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड।
यहाँ पर तो देखो e की तरफ है तो वहाँ का एक साइड का ही रहेगा। जैसे वेलोसिटी एक्स अक्ष में ही है तो यहाँ पर ही आएगी। तो कंपोनेंट फॉर्म है जैसा कि मैंने पहले लिखी थी, सेम वही कंपोनेंट फॉर्म, बस ये पता होना चाहिए एस डैश में क्या लिखोगे, एस में क्या लिखोगे, फिर वही सेम कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के गुणांकों की तुलना करने पर और इक्वेशन आपकी डिराइव कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे का जो पार्ट होगा गैलीलियन जो है निश्चलता के सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये डेरिवेशन है, ये खुद से सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू।